बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 1 अगस्त है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से तमाम सियासी जमातों को एलिमिनेट करने का फैसला कर लिया। अब तमाम सियासी घराने इस सियासी और मरूसी सियासत से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। क्या ये तमाम सियासी घराने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इकट्ठे होंगे, और क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये अफोर्ड कर सकती है कि तमाम सियासी जमातें एक तरफ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, और क्या इतने महाज आप ओपन करके सर्वाइव कर सकते हैं? दोस्तों, इसका जायजा लेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, इन पिछले 3 वर्षों में हमें बार बार कहा गया कि अगर इमरान खान ना गया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। इमरान खान के जाने को सिस्टम की बका करार दिया गया। आज वो तमाम लोग कहां स्टैंड करते हैं? अदलिया की आजादी की बात की गई, अपनी मर्जी के जजेस लाकर सिस्टम में इंडक्ट करने की बात की गई कि अदलिया पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है, 26वीं तरमीम जरूरी है, 27वीं तरमीम जरूरी है। आज वो तमाम शख्सियत कहां खड़ी हैं? इस बयानी का क्या बना दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, क्या पाकिस्तान के अंदर तुर्की मॉडल लाया जा रहा है? ये तुर्की मॉडल क्या है? सदारती निजाम का फैसला कौन करेगा? क्या रेफरेंडम होने जा रहा है? इसका भी मुकम्मल हाल आपके सामने रखेंगे। और पूरा मुल्क इस वक्त सड़कों पर है। पाकिस्तान की जनरेशन जी, जिसे किसी ने आज कॉकरोच भी कहकर पुकारा, सड़कों पर अपने हक के लिए मौजूद हैं। लंदन के अंदर नारे लगे, पाकिस्तान की सड़कों पर नारे लगे, लाहौर में एहतजाज हुआ, कश्मीर में एहतजाज हुआ, इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ, बांग्लादेश में एहतजाज हुआ। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है और कश्मीर के हवाले से आज क्या बयान आया दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे जरूर अचीव करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के रीसेट बटन की, जो इस सिस्टम को रीसेट करने के लिए कभी भी दबाया जा सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? ये सबसे अहम सवाल है। लेकिन इससे पहले समझना ये ज़रूरी होगा कि चीज़ें यहाँ तक पहुँची कैसे और पाकिस्तान की आवाम से क्या छुपाया जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 3 बरस पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान में निगरान हुकूमत, पाकिस्तान की PDM की हुकूमत, और इस हुकूमत के अंदर मौजूद जितने भी मोहरे थे वो हमें क्या कह रहे थे कि अगर हम इमरान खान की हुकूमत को एक दिन भी और रहने देते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। अगर इमरान खान की हुकूमत को मजीद चलने दिया जाता तो उन्होंने एक 10 साल का प्लान बनाया हुआ था, यानी पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आएगा और इमरान खान प्रेजेंट सिस्टम को तब्दील कर देंगे। और ये तमाम दावे और बातें इमरान खान से मंसूब की गई कि जनाब कोई 10 साल का प्लान है, लेकिन हमने वो प्लान मटेरियलाइज होते हुए देखा नहीं। लेकिन दोस्तों, 3 बरस के बाद आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो बातें बंद कमरों में की जा रही थी, जो कॉलम नवीस अपने कॉलम्स के अंदर लिख रहे थे, जो एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान बंद कमरों की खबरें पाकिस्तान की आवाम के सामने लेकर आ रहे थे, जमहूरियत को जो जनाजा कह रहे थे, जमहूरियत का जो जनाजा उठा रहे थे, पढ़ रहे थे, और इस जनाजे को जो दफन कर रहे थे, ये खबरें उन्होंने दी। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इसके ऊपर मोहर लगा दी। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने कहा कि सिस्टम ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, और सिस्टम कितनी देर तक चलेगा ये भी उन्होंने नहीं बताया। और वो ये कह रहे थे कि इस सिस्टम को रिप्लेस करने की जरूरत है। 19वीं सदी के तकाजे और थे और आज 21वीं सदी के तकाजे और हैं, और हमें इन तकाजों को पूरा करने के लिए सिस्टम को रीसेट करना है। लेकिन दोस्तों, मोहसिन नकवी के खिताब के बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इसके ऊपर मोहर लगा दी कि निजाम को रीसेट करने की तैयारी कर ली गई है और एक सदारती निजाम इन मेकिंग है। कंवर दिलशाद साहब तुर्की के मॉडल की बात करें, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन ये सिस्टम को रीसेट करने जा रहे हैं, यानी सिस्टम को एक नया नाम दिया जाएगा। रीबूट नहीं कर रहे, रीबूट होता है जगाना, जमहूरियत को जगाना और वेकअप कॉल, लेकिन यहां पर सिस्टम को रीसेट करने की बात की जा रही है। आज 3 चीजें उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ही अहम थी। हमने पिछली वीडियो में भी इस पर बात की, लेकिन जो सवाल जवाब वहां पर हुए और मोहसिन नकवी साहब का नाम लेकर जो उनसे सवाल पूछे गए, उसका उन्होंने क्या जवाब दिया। DGISPR कहते हैं कि मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला होने के नाते अपनी एक राय और बाखबर फहम रखते हैं, क्योंकि वो बहुत से मामला से बरह रास्त निपटते रहे। ये उनकी ज़ाती राय है और उन्हें पूरा हक हासिल है कि वो मुनासिब समझें तो अपनी राय का इजहार करें। इस्तेहकाम और सलामती की बुनियाद अच्छी हुक्मरानी और मौसर इंतज़ामी निज़ाम पर है। तमाम इशारे यही बताते हैं कि हमें बेहतर हुक्मरानी दरकार है। क्या इसके लिए छोटी इंतजामी इकाइयाँ दरकार हैं? एक बिल्कुल जायज़ सवाल है। आबादी बढ़ चुकी, क्या इंतजामी इकाइयाँ कम होनी चाहिए ज़्यादा?
इसका फैसला अवाम ने करना है। मैं ये फैसला नहीं करना चाहता और ना ही कोई फैसला अवाम पर मुसल्लत कर सकता है। ये अवाम की मर्जी है। अवाम के पास जाएं और उनसे पूछें, क्योंकि हमारी जमहूरी जो कदरें हैं वो खत्म हो गई। जमहूरी ममालिक में फैसले इसी तरह होते हैं, आइन के मुताबिक और कानून के दायरे कार के अंदर रहकर ये फैसले किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि एक रेफरेंडम होगा, पाकिस्तान की अवाम ये फैसला करे कि आपको किस किस्म का निज़ाम हुकूमत चाहिए। आप रेफरेंडम करवाएं, अवाम खुद से फैसला कर ले। हमने इस मुल्क के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत देखी। हमने इस मुल्क के अंदर सिस्टम को बिठाकर आपने जिस सिस्टम को मैनिपुलेट किया वो भी देखा। हमने जर्नैलों की गोदों में पलने वाले सियासतदानों को भी देखा, सियासी जमातों को भी देखा, किंग्स पार्टीज को भी देखा, और काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर MQM जैसी जमातें इसका एक मुंह बोलता सबूत है। तो क्या दोस्तों, ऐसे माहौल के अंदर और ऐसी लेबॉर्ट्री में आप या पाकिस्तान की आवाम यकीन करेगी कि इस दफा रेफरेंडम फॉर्म 47 वाला नहीं होगा? है ना सवाल भाई। फॉर्म 47 से हुकूमत आ गई, तो क्या फॉर्म 47 के जरिए आप रेफरेंडम नहीं करवा सकते? डब्बों में वोट डालो, जरूरी तो नहीं कि निकले। ये हमें टेसूरी जैसे लोगों ने बताया। दोस्तों, ये लोग कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। आज टेसूरी जैसे लोगों का कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन इमरान खान जिसका जमहूरियत से ताल्लुक था उसका हर शख्स नाम ले रहा है। 25 करोड़ आवाम, चाहे इमरान खान के मुखालफिन भी क्यों ना हो, आज इमरान खान की इन सबको बहुत याद आ रही होगी। आज नवाज शरीफ साहब भी कहीं तनहा बैठकर जाती उम्रा के किसी कमरे में सोच रहा होगा ना कि यार मेरे से अच्छा तो इमरान खान है, जो डट के खड़ा है, जो बज़ाहिर आपको खामोश नजर आता है, जिसकी गुफ्तगू बाहर नहीं आती, जिसकी तस्वीर बाहर नहीं आती, जिसका नाम पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर नहीं चलता, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल है। आज शहबाज शरीफ साहब को भी एहसास हो रहा होगा कि बड़े भाई जो थे वो सही कहते थे कि छोटे, ज्यादा तारीफ नहीं करनी, और मैं तारीफ करते करते इतना आगे निकल गया कि आज मैं अपनी कुर्सी का दिफा नहीं कर सकता। कितनी आपकी बेबसी है शहबाज शरीफ साहब। पाकिस्तान की आवाम की हमदर्दियां आपके साथ हैं। पाकिस्तान की तमाम यूथ, पाकिस्तान के तमाम ये यूथिये और अमरांडू जिनको आप पता नहीं क्या क्या आपकी जमात दाम देती है, इन तमाम लोगों की हमदर्दियां आपके साथ हैं, क्योंकि ये वक्त आना था और ये वक्त आप पे आ चुका है। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपना पॉलिटिकल कैपिटल इन सब जमातों ने उठाकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया। आपको समझना है कि जमहूरियत के अंदर जब आवाम फैसला करती है ना, तो स्टेक्स क्या होते हैं, और जब सियासी जमातों के फैसले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट दुनिया की कोई भी करेगी, वर्दी वाले करेंगे, तो क्या आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। देखें, सिस्टम जमहूरियत का ना चेक एंड बैलेंस पे होता है। आवाम के पास आप गए, आपने कुछ वादे किए, आपने पूरे नहीं किए, अगले इंतखाब के अंदर आवाम आपसे बदला ले लेती है, किसी और जमात को वोट देगी। यही चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर है, सिस्टम कोई और बना रहा है। वोट की ताकत से हुकूमत नहीं आती, किसी और की मरहूने मिन्नत होती है हुकूमत। तो फिर फैसला भी वही करेंगे। पाकिस्तान की आवाम कभी भी आपके साथ नहीं खड़ी होगी। यह है वो पॉलिटिकल कैपिटल जिसकी बात इमरान खान बार बार करते रहे। जाओ जाकर पाकिस्तान की आवाम से राब्ता करो, अपने राब्ते बहाल करो, उनके मसाइल को सुनो। और ये ताल्लुक टूटना नहीं चाहिए। जमहूरियत के अंदर ताल्लुक टूट गया तो समझे कि सब कुछ खत्म हो गया। यही चेक एंड बैलेंस है। आवाम जिम्मेदार होती है अपने फैसलों की। आवाम फैसला करेगी कि नवाज शरीफ हुकूमत करेगा, ये आवाम का फैसला है। आवाम ये फैसला करेगी कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए और पाकिस्तान की तकदीर का वो फैसला करे, तो ये पाकिस्तान के जमहूर का फैसला है और इस फैसले को बदल नहीं सकता। लेकिन यहां क्या होता है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जब फैसले करती है ना, तो फिर नतीजा यही निकलता है, जिनसे आपने फैसला करवाया अब वो अपने मुकद्दर का फैसला कर रहे हैं और उन्हें ख्याल अब यह आ गया है कि पाकिस्तान की तकदीर का फैसला उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, पाकिस्तान में 78 वर्षों के अंदर यही हमने ड्रामा देखा, यही स्क्रिप्ट था, यही फिल्म थी और बार बार इसी का रीमेक पाकिस्तान की आवाम को देखने को मिलता है कि पहले सियासी निज़ाम को कमज़ोर किया जाता है, निज़ाम को कमज़ोर करने के बाद उसकी खामियां पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी जाती हैं, फिर इस किस्म के बयानिए बनाए जाते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आपने 3 बरस पहले यही बातें सुनी थी ना। और पाकिस्तान की आवाम को क्या कह रहे थे कि ये जजेस अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, ये सियासी जमातों के जजेस हैं, इनका पाकिस्तान में आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। आज जो जजेस तुम ढूंढ कर लेकर आए हो, ये किसके घर से ताल्लुक रखते हैं, ये किसकी मर्जी के फैसले करते हैं, इसका पाकिस्तान की आवाम या आइन और कानून से क्या ताल्लुक है। तो सियासी जमातें अदलिया के ऊपर काबिज हुई। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट की गेम बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और जितने भी घाक सियासतदान हैं वो शायद इसको समझ नहीं सके। हम चीख चीख कर आपको बताते रहे, 3 बरस हो गए कि आहिस्ता आहिस्ता आपसे हर चीज़ जो छीन ली जाएगी। दोस्तों, अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हैं तो मैं आपको पिछले 3 वर्षों से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आहिस्ता आहिस्ता इनकी ताकत को ख़त्म कर रही है। पार्लियामान के अंदर आपने वोट की जो इज्जत थी वो करवा नहीं सके। पहले आपने फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई,
इनको नवाजना शुरू किया, कॉम्प्रोमाइज किया। फिर जब ये पार्लियामान में पहुंचे तो इनके ऊपर एहसान था कि भाई तुम्हें हम इन कुर्सियों पर लेकर आए, तुम्हें हुकूमत दी, तुम्हें मराद दी, तुम्हें गाड़ियां मिली, तुम्हें ओहदे मिले, तुम्हारी बेटी को पंजाब की हुकूमत मिली, तुम्हारे भाई को मरकज के अंदर हुकूमत मिली, लिहाजा साथ दो हमारा। फिर ये एहसान जिताया गया, केसेस खत्म करवाए गए, नाम हमेशा के लिए सादिक और अमीन की लिस्ट में शामिल करवा दिया गया। अब जब ये एहसान आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं? आप उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने इन फैसलों के जरिए और अपनी इन फाइल्स के जरिए, धमकियां लगाते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर डिग्गियों में लोगों को बंद कर करके लाया गया और 2/3 अक्सरियत लेकर आपने पाकिस्तान के आइन के ऊपर कब्जा किया, आपने पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर कब्जा किया। जब सब कुछ आपके कब्जे में आ गया और आपको अंदाजा हो गया और आपको यकीन हो गया कि अब बगावत नहीं हो सकती और कोई हमारे रास्ते में नहीं है, तो उन्होंने ऐलान बगावत कर दिया, इन तमाम लोगों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। और अब इन लोगों को इनकी औकात जो है वो याद करवाई जा रही है कि तुम किस मुंह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होते हो। दोस्तों, आज कुछ लोगों ने कोशिश की है इनको जवाब देने की दबे अल्फाज के अंदर। अगर हिम्मत थी तो DGISPR का नाम लेकर राना सनाउल्लाह साहब जवाब देते। आपने मोहसिन नकवी साहब का नाम लिए बगैर उनको आसिफ अली जरदारी का बरखुरदार कहकर जवाब दिया, लेकिन बहुत जल्दी। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का यह ख्याल है कि सियासी जमातें बहुत जल्दी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे और ये वो मौका था जिसकी नून लीग जो है वो तलाश कर रही थी ताकि इनको एक पॉलिटिकल बयानिया मिल सके। दोस्तों, अगली चीज वो ये कहते हैं कि हमें रियासत को मजबूत बनाना होगा। रियासत को मजबूत बनाने का मतलब यह है कि रियासत आइन और कानून के मुताबिक चलाई जाए, ना कि किसी एक फर्द की ख्वाहिशात और मर्जी के मुताबिक। इसके नतीजे में एक जरूरत पैदा होते ही है, एक तकाजा सामने आता है और इस तकाजे को पूरा करना है। अगर हम रसद और तलब का तवाजुन देखें तो आज अच्छी हुक्मरानी और मौसर इंतजामिया की बहुत ज़रूरत है और तलब मौजूद है। आपको भी इसकी ज़रूरत महसूस होती होगी। क्या आप मौजूदा तर्ज हुक्मरानी से मुतमईन हैं? नहीं है तो फिर ये ज़रूरत सिर्फ मेरी या आपकी नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम आवाम की मुश्तरका ज़रूरत है। अगर किसी ने किसी बुलंद मनसब पर बैठकर भी यही बात कही तो मैं समझता हूँ कि ये उनका ज़ाती मुशाहिदा और राय है कि मुल्क को बेहतर हुक्मरानी और मौसर इंतज़ामिया की ज़रूरत है। अगर अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतज़ामी निज़ाम की असर नौ तश्कील ज़रूरी है तो ऐसा ज़रूर किया जाए। अगर अच्छी हुक्मरानी के लिए तब्दीलियां नागुज़ीर हैं तो वो ज़रूर की जाएं, सुनते जाएं। लेकिन ये सब कुछ आइनी तरीक़ाकार के तहत हो, कानूनी तौर पर और आवाम के मुंतखब सियासी नुमाइंदों के जरिए होना चाहिए और यकीनन आवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक। वो कह रहे हैं जी कि हम तो रेफरेंडम करवाएंगे और रेफरेंडम की तरफ जो है हम जा रहे हैं। दोस्तों, एक और जो चीज़ उन्होंने कही, क्योंकि वहाँ पर उनसे सवाल हो रहे थे कि पाकिस्तान का नौजवान क्या सोच रहा है, तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान का नौजवान बहुत बाशऊर है, उन्हें हमसे ज़्यादा क्लैरिटी है, उन्हें रियासत की अहमियत का अंदाज़ा है और मोहसिन नकवी के बयान से नौजवानों में मायूसी नहीं बल्कि वो कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। यानी वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आप एक नए निज़ाम को ले आएं। और DGISPR ने दोस्तों जो मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की थी उसके ऊपर मोहर लगा दी। अब नवाज शरीफ क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होंगे? आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं क्या नवाज शरीफ से मिलने के लिए जाएंगे और एक महाज बनाया जाएगा? क्या मौलाना को अपने साथ आप लोग लेकर चलोगे? देखिए, आपने तो पूरे पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया। और दोस्तों, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मिसाक़ जमहूरियत दोबारा से करेंगी और इन जमातों में कौन कौन शामिल होगा? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो इक़्तिदार में है वो एक तरफ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ, और इन सब के खिलाफ इमरान खान आपको एक तरफ नजर आता है। आज उन्होंने कहा जी कि 1973 से आज तक असम्बलियों में वही खानदान, वही नवाबजादे, वही जगीरदार, वही नवाब, वही इलाकाई पार्टियां असम्बलियों में आपको नजर आएंगे। इनके बच्चे पाकिस्तान में हुकूमत करते हैं, उनके बच्चे तैयार होते हैं हुकूमत करने के लिए। अगर वो जीत जाएं तो कहते हैं कि जमहूरियत और अगर हार जाएं तो कहते हैं कि अमरीत। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें उनका हिस्सा नहीं दिलवाया। ये उन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के हवाले से बात की। बहुत अच्छा कहा आपने। हम भी पिछले कई बरसों से यही कह रहे हैं। हमारी भी पाकिस्तान में सिस्टम से यही जंग है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में मरूसियत ख़त्म हो। इमरान खान ने भी यही नारा लगाया कि मरूसियत की सियासत को दफन करो। पाकिस्तान में भी हर बंदा मरूसियत को दफन करना चाहता है। तो बहुत ही अच्छा होता कि आप ये भी कहते, कौन को पूरा सच बताएं ना, कि इमरान खान का कोई बच्चा जो है वो तैयार नहीं बैठा हुआ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करेगा और मरूसी सियासत का एक नए बाप का आगाज पाकिस्तान में होगा। बहनें जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है वो खुद कहती हैं कि हम तहरीक नहीं चला रहे, हम आपको सिर्फ आपसे मिलने आए ताकि आप तक इमरान खान का पैगाम पहुंच सके। लेकिन आप अगर एक तरफ इन तमाम सियासी खानदानों से इतने नाराज़ हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान का क्या कसूर था कि उसने इस सिस्टम के आगे सर नहीं झुकाया? अगर आज उस सिस्टम के आगे सर झुकाता तो शायद आप इस लिस्ट के अंदर उसे भी शामिल करते। तो दोस्तों, ये थी वो सियासत, ये थी वो हिकमत अमली जो इमरान खान ने आज वो सच साबित हुई।
और आज इमरान खान सुरखरू हो गया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जिन लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, आज वो कहां खड़े हैं, वो कौम उसको अब जज करेगी। और एक और जो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है, हकूक और वसाइल की बात की जाए तो कश्मीरी इस बात को झुटला नहीं सकते। आप जरा लंदन की सूरत हाल देखें, आपको आगे चलकर दिखाते हैं। और कश्मीर में जो कुछ हुआ, ये सवाल है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की ताकतवर जो शख्सियात हैं उनसे, और कश्मीरी जो सवाल आपसे कर रहे हैं कि ये 12 नशिस्तें जिनके ऊपर तुमने कब्जा कर लिया और एक चोर रास्ता था। बहुत ही अच्छा होता कि आप ये बताते कि ये जो महाजिर नशिस्तों के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातें सियासत कर रही हैं, इनसे भी पूछा जाए ना कि सीटें हैं कश्मीर की लेकिन फैसला पंजाब में होगा, वोटर पंजाब के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन जब ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने की बात आती है तो कहा जाता है कि जनाब इनको क्या पता कि नारोवाल में क्या हो रहा है। पर दोस्तों सवाल ये हो रहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आखिरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही। आखिरकार राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एक जगह खिताब कर रहे थे और उन्होंने इसका जवाब दिया। वो ये कहते हैं कि ज़रदारी साहब के दूसरे बरखुरदार फरमा रहे थे कि ये सिस्टम ख़त्म हो चुका, आगे चलने के काबिल नहीं रहा। भाई इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया, कहाँ से चले कहाँ पहुँचे हो, अब तुम्हें पता चला कि सिस्टम नहीं चल सकता, ये सिस्टम कायदे आज़म ने दिया। अब वो ना एक तरह से तंज भी कर रहे थे कि जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं ये शायद इतना आसान नहीं था, ये हमारी वजह से आपको आज पाकिस्तान में 26वीं तरमीम का तोहफ़ा मिला, 27वीं तरमीम का तोहफ़ा मिला, ये जो एक्सटेंशन ताहयात ली जा रही है ये तोहफ़ा आपको दिया गया, और अस्तस्ना जो सिस्टम ने आपको दिया, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में इन सियासी जमातों की वजह से हुई। और अगर आज आप इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो फिर जाकर देखें कि इन 3.5 वर्षों में जो कुछ आप अचीव कर चुके हैं, क्या पिछले 30 वर्षों में अचीव कर सके। पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म है उनकी हुकूमतें गिराई जाती हैं, पहले उनको लाया जाता है फिर उनकी हुकूमतों को गिरा दिया जाता है। इन 30 वर्षों में आप वो सब कुछ हासिल नहीं कर सके जो आपने 3.5 वर्षों में, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये सब कुछ हासिल हो गया। जनरल बाजवा ने ना पूरा जोर लगा दिया था कि किसी तरह से उसको रोक लिया जाए। राहिल शरीफ साहब ने इस्लामाबाद की सड़कों पर अपने बैनर्स तक लगवा दिए कि जाने की जिद ना करो, लेकिन जाना पड़ा। और अब 3.5 वर्षों के बाद पाकिस्तान के अंदर लोगों को ख्याल आया कि शायद इस कुर्सी के ऊपर हमने ताहयात बैठना है और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए। नारा वही होगा पाकिस्तान, नारा वही होगा कि हमारे बच्चों को उनके हकूक दिए जाएं, नारा वही होगा कि पाकिस्तान में 2 ख़ानदान इस मुल्क को खा गए। यार उस शख्स से भी पूछ लो जाकर जो जेल में बैठा हुआ है, उसका कोई ख़ानदान नहीं है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। आज एक और बात की राना साहब ने, राना साहब ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी, अगर हम फॉर्म 47 की हुकूमत हैं तो भाई आप भी तो फॉर्म 47 वाले हैं। अगर शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है तो आपका जो वालिद है वो भी फॉर्म 47 का ही सदर है। आप किस तरह से सिस्टम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर वाकई जमहूरी और ये नूरा कुश्ती नहीं है तो बिलावल जरदारी से ही पूछना चाहिए ना कि 2 इस्तीफ़ा इस असम्बली से और निकल जाओ, या फिर कम से कम अपोजिशन के बेंचों में जाकर बैठो, इस इत्तेहाद से निकल जाओ और करो कन्फ्रंटेशन और करो इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो तुम पिछले 78 वर्षों से जिनका साथ देते आए, जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो कुछ करते आए, चलाओ तहरीक। और क्या तुम ये कर पाओगे। देखिए कुर्सी भी तो प्यारी है ना, किसी को वज़ीर आज़म बनना है प्रिंस चार्मिंग को, किसी को पंजाब से उठकर वज़ीर आज़म बनना है, किसी को लाड़काना से उठकर वज़ीर आज़म बनना है, तो इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का जी रद्द-ए-अमल आया और वो ये कहते हैं कि एक तरफ खड़े होकर आवाज़ें लगाना इतना मौसर नहीं हो सकता जितना खुद जिम्मेदारी कबूल करना। वज़ीर दाखिला को 3-3.5 साल से सिस्टम के साथ वाबस्ता है, मुझे 37 साल हो गए, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन नवाज शरीफ की 3 हुकूमतें गिराई गई, उसकी जिम्मेदारी भी किसी शख्स या इदारे को लेनी चाहिए। मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। अब आगी ना बात कि भाई अगर हम डूबे सनम तो तुमको भी ले डूबेंगे। वो ये कह रहे हैं कि अगर अब आपने साथ चलना है और अगर आपकी बका का मामला है तो ठीक है, फिर हमें साथ ही चलना है। और अगर आप इस सिस्टम को चलाना चाहते हो और अगर नहीं चलाएंगे तो हम इस सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने बाकायदा तौर पे ख्वाजा आसिफ ने ये धमकी लगाई है। अब बिटवीन द लाइन्स ये पैगाम दिया गया, क्योंकि इनको भी तो कहा गया होगा ना कि यार बोलते क्यों नहीं हो, आपने इन कुर्सियों पर सारी उम्र नहीं बैठना, बल्कि अब आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को बचाना है। पीपल्स पार्टी वालों को भी ये कहा गया होगा और मुराद अली शाह भी बोले। नवाज शरीफ ने माजी की हुकूमतों में डिलीवर नहीं किया, ये सवाल पूछ रहे थे, तो इसका जवाब इन शॉर्ट है कि नहीं। अब आ जाते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी का बयान सुना, मुझे नहीं पता कि उनका इशारा किसकी तरफ था। भाई छोटे से बच्चे तो नहीं हो, तुम्हें सिर्फ सही ये पता है कि कुर्सी क्या होती है,
तुम्हें ये पता है कि चश्मा कहाँ से निकलेगा, तुम्हें ये पता है कि किसके गोडे तुम दबाओगे तो तुम्हें बार बार इस कुर्सी पर बिठाया जाएगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इशारा किसकी तरफ कर रहे थे। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हुकूमत भी मुस्लिम नवाज के पास है। बलूचिस्तान में कोलिशन हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जबकि KPK में PTI की हुकूमत है। ये अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम नीचे चला गया तो वो तजवीज़ दें। उन्होंने बहुत सारी तजावीज़ दी हैं, इनमें एक ये तजवीज़ घिसी पिटी है, सिंध सूफियों की धरती है और यहाँ के लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। भाई सूफियों का इससे क्या ताल्लुक़ है? वो कह रहे हैं कि 19वीं सदी और 21वीं सदी के तकाज़े डिफरेंट हैं। आज बरतानिया के अंदर ये जो वोट है ना, जिसको आप 25 साल उम्र करने जा रहे थे, ये पीछे को जा रहे हैं कि भाई ये जो जनरेशन Z है और अब जो अल्फ़ा आने वाली है, हम मॉडर्न डेमोक्रेसी को जब तक अपनाएंगे नहीं और इस मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो बुनियादी अकाई है आवाम, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट ही करेंगे सिस्टम को, तो सिस्टम रीबूट नहीं होगा बल्कि कोलैप्स कर जाएगा। सिस्टम को रीसेट करने की ज़रूरत भी और नौबत नहीं आएगी, बल्कि सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। इसीलिए वो बुनियादी जो अकाई है आवाम, नौजवान, उसके साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं। वो उसकी उम्र को कम कर रहे हैं। नौजवान जो वोटर नौजवान है उसकी उम्र को कम किया जा रहा है ताकि वो फैसला करे कि उसकी तकदीर का फैसला कौन करेगा, उसके मुस्तकबिल का फैसला कौन करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 25 साल उम्र कर दें और फैसले सारे जो हैं वो हम करेंगे। और अब हम से मैं पे बात आ गई है। अब लेट्स सी कि ये हम और मैं के दरमियान कितनी जंग और कितने दिन तक ये जंग जारी रहेगी दोस्तों। अब दूसरी चीज़, अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम नीचे चला गया, तजावीज़ दें। नौजवानों ने आगे बढ़कर इस मुल्क की बागडोर संभाली है, वो कभी भी कॉकरोच नहीं, हमने कभी नौजवानों को कॉकरोच नहीं समझा। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया। आज ना इन्होंने कहना शुरू कर दिया, एक वो इख्तियार वली है जो पेट पे पत्थर बांधकर बेवकूफ़ इंसान आ जाया करता था टेलीविज़न के ऊपर और असम्बली में साइकिल चलाकर, वो आज पाकिस्तान की आवाम को कॉकरोच कह रहा है कि जनाब कॉकरोच अब यहाँ से वहाँ चले गए और फिर अब ये पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। आप अपने अल्फाज का चुनाव जो है सोच समझ कर करें। ये पाकिस्तान की आवाम है। ये ना हो कि जो एक मंत्री के साथ भारत में हुआ वो आपकी पूरी काबीना के साथ हो रहा हो। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले कुछ लोगों का ये ख्याल है और वो क्या कह रहे हैं कि रेफरेंडम होगा। मंसूर ने जी इसके ऊपर बात की है, शाहजेब के प्रोग्राम में बैठा हुआ था और उसमें उसने कहा जी मेरी एक ताकतवर शख्सियत से मुलाकात हुई। देखिए ये ना सिलेक्टिव जर्नलिज्म हो गई है, यानी ताकतवरों के राब्ते भी मखसूस लोगों से होते हैं जो उनका बयानिया पहुंचाते हैं। और फिर वो क्या बात कर रहे हैं कि जनाब मेरी एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत से बात हुई और वो ये कह रही है कि 24,99,99,995 अवाम नए सूबों के हक में होंगे। उन्होंने किन लोगों को माइनस किया सुने? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी। चलें अच्छा हुआ उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया। ये तो तय हुआ कि उन 5 लोगों में इमरान खान नहीं है और इमरान खान चाहेंगे कि मुल्क के अंदर सूबे बने। देखिए मैं सूबों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। सिस्टम जब तक डिलीवर नहीं करेगा, आप चाहे इस मुल्क में 140 सूबे बना दें, कुछ नहीं होगा। ये जो पावर है ना, पावर, एक बड़ी जमात को तोड़ दो, एक बड़े सूबे को तोड़ दो, वो क्यों करते हैं? यहाँ पे जो मंतक है या विजडम क्या प्रिवेल करती है ताकतवरों के यहाँ, और वो कुलिया क्या है कि पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाए जाए और जो ताकत है उसे उन सूबों में डिवाइड कर दिया जाए और एक सूबा से फैसला नहीं करेगा, तमाम सूबे मिलकर फैसला करेंगे। लेकिन सवाल ये है ना कि पंजाब में अगर आपने एक सूबा गिलानी के हवाले कर दिया उसके ख़ानदान के और दूसरा किसी और के हवाले कर दिया तो फ़र्क क्या पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। मरूसी सियासत तो वहीं की वहीं रही। और जिस तरफ आप कह रहे हैं ना कि रेफरेंडम करवाओ, भाईजान फॉर्म 47 वाला रेफरेंडम भी हो सकता है ना, और फॉर्म 47 वाला रेफरेंडम जो है वो करवाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। इनको प्रैक्टिस हो गई है, बहुत खूबसूरत अंदाज में ये करवाएंगे। कमर दिलशाद साहब, अनदर जेंटलमैन जिन्होंने बहुत पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि सिस्टम रीसेट होगा और आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है, और मुझे लग रहा है जिस स्पीड से ये जा रहे हैं बहुत जल्दी इनको भी कोई ना कोई ओहदा जो है वो दे दिया जाएगा। कमर दिलशाद साहब भी कहते हैं कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को तुर्की मॉडल बनाना चाहते हैं। तुर्की में सदर है जो पावरफुल है, ऑल इन ऑल है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा अलामती है। तुर्की में 38 सूबे हैं, सुनने में आ रहा है कि तुर्की की तरह पाकिस्तान को सूबों में तकसीम करना चाहते हैं। वहाँ भी जी अदलिया के हालात ऐसे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उर्दुगान साहब वो बैठे हुए हैं, वहाँ भी ज़बरदस्त किस्म की एक सिविल डिक्टेटरशिप है और उन्होंने अपने मुखालफिन को कैसे ख़त्म किया, उसकी डिग्रियाँ उसको मुकम्मल तौर पे उड़ा कर रख दिया। तो पाकिस्तान के अंदर भी अब तमाम सियासी जमातें अपना बोरिया बिस्तरा जो है वो गोल करने के तैयार हो जाएं, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट ने अब इस सिस्टम को रीसेट करना है, रीबूट नहीं करना। रीबूट का मतलब है जगाना, वेकअप कॉल।
लेकिन यहाँ पर सिस्टम को रीसेट करने की बात की जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के अंदर लड़ाई जो है वो बढ़ गई है। मैं आपको ये बता दूं कि तर्जमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि अगर नून लीग को सदर पसंद नहीं तो उनके पास नंबर्स पूरे हैं, तो सदर को हटाने का प्रोसेस शुरू करें। जिस दिन बिलावल भुट्टो अपोजिशन के बेंचेस पर बैठे, फिर वफाकी हुकूमत को चलाना आसान नहीं होगा। और दोस्तों, इसमें जो सबसे अहम नुकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना है। देखिए, हर चीज़ का ना एक वक्त होता है। आपके पास एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले, और जो ऐलानात किए गए और जो खबर दी गई है सिस्टम के रीसेट करने की, इसके ऊपर मोहर लगा दी गई है DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। आपको मैदान में आना चाहिए, सियासत करें। आप हर मौके को गंवा देते हैं। बिलावल अगर इत्तेहादी होकर अपोजिशन कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अचकजई कौन से बिल में आप चादर लपेट के जो है लेटे हुए हैं? आपको निकलना चाहिए, आवाम को मोबिलाइज करें। अगर ये नहीं कर सकते, कम से कम यार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, लोगों को बताओ तो सही क्या हो रहा है। देखिए, लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हैं सिस्टम के ऊपर। जिस सिस्टम को चेंज करने की बात करें, लाइबिलिटीज़ को ज़रा काउंट कर लेते हैं, फिर जनरेशन Z का जो एहतजाज है उसकी तरफ भी जाएंगे। लाइबिलिटीज़ क्या है? पाकिस्तान की मईशत आपने ठीक करनी थी, नहीं कर सके। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी थी, नहीं आई। पाकिस्तान के कर्जे कम करने थे, नहीं कर सके। कर्जे मजीद बढ़ गए, मजीद कर्जे लेने पड़े क्योंकि आप कर्जे जो हैं पिछले उतार नहीं रहे थे। यही हुआ। पाकिस्तान में नौजवानों को रोज़गार देना था, नहीं दे सके। पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हुआ, लाखों की तादाद में लोग पाकिस्तान चले गए। तारीख में कभी हमने ऐसी बातें नहीं सुनी थी कि बच्चे हमारे कहते हैं हमने डॉक्टर नहीं बनना। क्यों नहीं बनना डॉक्टर? कि पाकिस्तान में नौकरियाँ नहीं है। मेरे अपने घर की एग्जाम्पल है कि हमारे बच्चे अब कहते हैं कि जनाब हमने बड़ों का हाल देख लिया, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, लिहाजा अब हमने आगे जाना है, हमने कुछ और जो है वो चुनना है। आप सब कुछ नहीं दे सके हमारे बच्चों को। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ क्या हो गया? नहीं हुआ। पाकिस्तान में आपकी लाइबिलिटीज़ और क्या है? आपने लोगों का खून बहाया। मुरीद के होता है, डी चौक होता है, कश्मीर हुआ, और बलूचिस्तान पिछले 78 वर्षों से जल रहा है। गुड गवर्नेंस की बात जो आज पंजाब के हवाले से होती है और बाकी सिंध में होती है, मुझे आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब की जो गुड गवर्नेंस है वो बाकी सूबों से बेहतर है। आपको याद? इसी किस्म की जो स्टेटमेंट है वो कही गई कि पंजाब की जो गुड गवर्नेंस है वो आपको बेहतर नजर आती है। लेकिन आज गुड गवर्नेंस कहाँ है और इस गुड गवर्नेंस को किस तरह से पर्सोनिफाई किया जाएगा? इनसे सवाल होना चाहिए ना कि जनाब आज गुड गवर्नेंस आपको नजर क्यों नहीं आ रही? आज तो आपने मोहर लगा दी। तो सिस्टम की लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं। दोस्तों, इसमें एक एंगल ऐसा है जिसे हम माजी में हम भी कहते रहे, लेकिन आज हालात डिफरेंट है। वो एंगल क्या था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मकबूल शख्सियात के साथ चलती है। वो कैश करवाते हैं ना। इस्टेब्लिशमेंट तो कभी भी मकबूल नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर। हाँ, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया मकबूल ज़रूर होता है, और जो अवाम में मकबूल होता है इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ चलती है, उसको टेक ओवर करने की कोशिश करती है। आई थिंक दिस इज़ द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड कि आप उसे टेक ओवर, हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और उसके ज़रिए फैसले करवाएंगे कि फेस जमहूरियत का वो मकबूल शख्सियत होंगी और फैसले हम करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है वो फिट नहीं बैठती और ना ही ये लॉजिक यहाँ पर काम आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने और ताकतवर हलकों ने या इस निज़ाम ने, जो मर्जी आप इसको नाम दें, ये इतना आगे निकल गए कि अब वापसी का रास्ता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब से जाकर ये हाथ मिलाएंगे और कहेंगे खान साहब आ जाएं? ऐसा नहीं होगा। तो ये जो नजम सेठी एंड इसी तरह के जो बाकी तज्जिए दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। आप बहुत आगे निकल चुके हैं कि जहां से वापसी इतनी आसान नहीं है। और दोस्तों, अब बात करेंगे कि जेन जी क्या कर रही है और कहां कहां पे एहतजाज हो रहा है। दोस्तों, खबर के मुताबिक लाहौर में कश्मीर के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरका को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया जाता है कि 50 से ज़ायद शुरका को गिरफ्तार किया गया। अब इनके ऊपर मुकदमे होंगे, इनको अदालतों में पेश किया जाएगा। तुलबा तंजीमें थी, सिविल सोसाइटी थी, कारकुनान थे और बहुत सारे लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया। और इसी किस्म के हमने जो मनाजिर हैं वो इस्लामाबाद में देखे, वहाँ पर भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। और कश्मीर में जो हलाकतें हुई उसके हवाले से बातचीत की जा रही है। लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जो कुछ कश्मीर में हो रहा है इसके हवाले से भी सेनेटर मुश्ताक साहब जो है उनकी क़यादत के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई और तमाम नौजवान थे जिन्होंने इस्लामाबाद की सड़कों में जो इनकलाब की आवाज़ जो है बुलंद की है। आज़ाद कश्मीर में बढ़ती हुई कशीदगी के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के F10 मरकज़ में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने रावला कोट में अमन अमान की बहाली और कशीदगी की फौरी खात्मे का मुजाहरा किया, मुतालबा किया। इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद में ये एहतजाज हुआ है। ये वीडियोज़ आपके सामने चल रही होंगी स्क्रीन के ऊपर और इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। पहली लाहौर की है जी,
उसके बाद इस्लामाबाद की एक वीडियो भी आपके सामने साथ साथ मैंने लूप लगाई हुई है, आप देख लीजिएगा। एडिटर साहब आज अवेलेबल नहीं थे। और इसके बाद जो अगली वीडियो है वो है लंदन की, जहां पर तारीख का एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ और लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दुनिया के हर कोने से आवाज़ आ रही है कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, आप खुदा के लिए पीछे हट जाएं। मुजफ्फराबाद में भी लोगों ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है। और आप देख लें कि आप कहते हैं कि कश्मीर हमारा लाडला बच्चा है, तो अगर लाडले के साथ ये सलूक हो रहा है तो जो लाडला नहीं है तो उसके साथ आप क्या करेंगे? सबसे अहम सवाल ये है। ढाका में जी वहाँ भी एहतजाज हुआ है, और ढाका में एहतजाज अगर कोई कर रहा है, यानी बांग्लादेश यूथ यूनियन BYU ने एहतजाज किया और कश्मीरी अवाम पर होने वाले मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और कश्मीरी अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती किया गया। देखें, दुनिया के हर कोने में अगर खुदा ना खास्ता ये एहतजाज इस तरह शुरू हो गए तो किसके खिलाफ होंगे? आपके खिलाफ होंगे ना। तो होश के नाखुन लें, कश्मीर का मसला हल करें, इन दो खानदानों की लड़ाई में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ना करें। और किसी को इक़्तिदार चाहिए तो उसे कहें कि जमहूर के रास्ते जाओ और इक़्तिदार लेकर आओ।